हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर होंगे। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। आज प्रकाश संश्लेषण के बारे में A to Z सारी बातें हो जाएगी। ठीक है। इसमें आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी आपको हम इस तरह का वीडियो लाएं तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला तो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, मतलब क्या है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर यह बारिश कैसे कराता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण बारिश करा कैसे देता है। हम देखते हैं बारिश होती है तो बारिश कराने में इसका बड़ा अहम भूमिका होता है। ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं जो अमेजन जंगल है ब्राजील जैसे एरिया में, वहां पे बारिश अक्सर होती रहती है। कारण यही है क्योंकि वहां पे जो है इतने घने जंगल हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण जो है बारिश कराने में भी सहायक होती है। आवश्यक कच्चे पदार्थ, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण के लाभ, क्या लाभ है, अगर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो हमें इसका लाभ क्या है, क्यों जरूरी है प्रकाश संश्लेषण मानव के लिए और समस्त जीवों के लिए, तो ये बात हम लोग जानेंगे। फिर प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कौन कर रहे हैं, क्या कारण है जो प्रकाश संश्लेषण जो है प्रभावित हो रहा है, इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके बाहर न जाए। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा CO2 और H2O को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। देखिए होता क्या है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप देख रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे 6 अणु लाया जाए किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और 12 जो अणु है वो ले आया जाए पानी का, और इसको क्या करें कि ये सनलाइट के उपस्थिति में क्या होता है कि बनाता है C6H12O6 अब प्लस 6 अणु जो बनाता है जल का, 6 अणु बनाता है ऑक्सीजन का। तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में यही क्रिया होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है ये मिलते हैं और सूर्य का प्रकाश पड़ता है पेड़ पौधों की पत्तियों पर, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज या शर्करा और जल, और ये बन जाता है। ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा यही प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण में। अब आइए इसको देखते हैं। तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा CO2 और H2O को ग्लूकोज या शर्करा में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में पौधों की हरी कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोफिल के द्वारा CO2 और H2O को ग्लूकोज या शर्करा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। और इस अभिक्रिया को ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया को कार्बन का स्वांगीकरण भी कहते हैं। ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कार्बन का स्वांगीकरण भी कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी में इसको कहा था फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस बोला जाता है इसी को। ठीक है। तो परिभाषा याद हो जाएगा आपको। अब देखते हैं, अब अगर बात करें हम लोग, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला विशेषता देखिए, ठीक है, कि इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदलकर खाद्य पदार्थ के रूप में संचित हो जाती है। तो ये इसकी पहली विशेषता हो गई कि इस अभिक्रिया में जो सूर्य का प्रकाश है क्या होता है, तो इस अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और जिससे खाद्य पदार्थ का निर्माण हो जाता है और वही हम लोग खाते हैं। भाई जितने फल खा रहे हैं, हम अनाज खा रहे हैं, वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण के बाद ही तो बना हुआ है। तो इस अभिक्रिया का पहला विशेषता क्या है कि इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण ऊर्जा है वो बदल जाती है रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा से जो हमें खाद्य पदार्थ बन जाते हैं वही हम लोग खाते हैं। ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा विशेषता है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। अब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है, पॉल्यूशन है, ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है।
आप जानते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि ये पृथ्वी की ओर, ठीक है, प्रकाश की गर्म करने वाली तरंगों को तो आने देती हैं बट जाने बहुत धीरे धीरे देती हैं। इसके कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक चेतावनी की समस्या, ठीक है ना। तो वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है ये पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं इनको। वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ पौधे इसको ग्रहण कर लेते हैं। तो जब पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं तो इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे अगर ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे, तो उससे जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं नहीं होंगी और उतना गर्मी भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो यही बात कहा जा रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होता है फिर से देख लीजिए एक बार। तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 अणु जो है जल का, सनलाइट की उपस्थिति में अगर ये रिएक्शन करते हैं तो बनता है C6H12O6, अच्छे अणु पानी का, अच्छे अणु ऑक्सीजन का, ये वायुमंडल में निकल जाता है। तो ये कहाँ मिलता है? ये पेड़ पौधों को मिलता कहाँ है? ये पेड़ पौधों को मिलता है वायुमंडल में। तो पेड़ पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरा, जल के अपघटन से निकली ऑक्सीजन इस अभिक्रिया में जल में उप उत्पाद के रूप में वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, क्या पूछा जा चुका है कि ऑक्सीजन निकलता किससे है? भाई ऑक्सीजन इसके पास भी है, ऑक्सीजन इसके पास भी है। ध्यान रखिएगा, जल के अपघटन से ऑक्सीजन निकलता है, जल के अपघटन से ही ऑक्सीजन निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जल के अपघटन से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है, और ये वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, बात ध्यान रखिएगा। ये परीक्षा में पूछता है। अब पूछता है ऑक्सीजन कैसे मुक्त होती है? अब भाई उनके पास यहाँ भी ऑप्शन है, यहाँ भी ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा कि जो जल का अपघटन होता है तभी ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है ना। अब बाकी कार्बन डाइऑक्साइड तो स्वांगीकरण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण से क्या मिलता है? तो मिलता है ग्लूकोज, ठीक है। फिर अगला कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश तथा पर्णहरिम अति आवश्यक है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब पर्णहरिम का मतलब इसको आप लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये सब आवश्यक है, ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अगला है, इस अभिक्रिया में उप उत्पाद के रूप में जल के अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? उप उत्पाद के रूप में जल के अणु प्राप्त होते हैं जो वात रंध्र के द्वारा वायुमंडल में विकृत कर दिए जाते हैं और जो वर्षा के रूप में पुनः प्राप्त होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो हैं बारिश कराने में सहायक होते हैं। क्यों सहायक होते हैं भाई? क्योंकि जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? जल बनेगा, और यही जो जल है देख रहे हैं वाष्प के रूप में क्या होगा? वायुमंडल से बाहर निकल जाते हैं, और जब ये ऊपर जाते हैं अब बादल बन जाएंगे, और जब धीरे धीरे ठंड ये बादल बन जाएंगे, और जब ठंडे होंगे तो कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो क्या होगी? बारिश होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बारिश कराने में तो सहायक होते ही है प्रकाश संश्लेषण। इसीलिए जिन इलाकों में पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होते हैं वहां बारिश अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, ठीक है। ये विशेष क्षेत्र की बात नहीं, कोई बहुत बड़ा अगर एरिया है, ठीक है, जैसे अमेजन जंगल में बारिश बहुत ज्यादा होती है। कारण यही है क्योंकि वहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो अगर जहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब ये बच्चों समझ में आ गया। आप देख रहे हैं ये यहां से निकल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाइए ताकि क्या हो? बारिश हो, और बारिश होगा तो उससे फायदा होगा, ठीक है। अब बात करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, तो कौन कौन सामग्री आवश्यकता होती है? देखिए, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री की बात करें तो पौधे अपने भोजन के निर्माण के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और इस क्रिया के लिए पौधों को निम्न कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहला है प्रकाश। भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तो चाहिए कि नहीं चाहिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तो चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इसकी अनुपस्थिति में या रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ये रात में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश होता ही नहीं है। और जब रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कृत्रिम प्रकाश स्रोत से, कृत्रिम का मतलब ऐसा प्रकाश जो मानव बनाए,
ऐसा प्रकाश जो मानव बना दे, जैसे लाइट हो गया, बल्ब, लाइट कृत्रिम का मतलब जैसे बल्ब हो गया, ठीक है। तो इन सब के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण जो है कुछ सीमा तक होगा। कुछ सीमा का मतलब है थोड़ा बहुत होगा, 2-4% पौधे जीवित रह जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन प्रकाश के कृत्रिम स्रोत से कुछ सीमा तक प्रकाश संश्लेषण संभव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर बात करें अगर, तो लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक, सबसे ज्यादा की बात करें, अगर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो ये लाल रंग से होगा। लाल रंग से जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा होता है, और बैगनी के लिए सबसे कम। बैगनी में सबसे कम, बाकी में होता ही नहीं, लाल में ही सबसे ज्यादा होगा, बाकी में 9 के बराबर होगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा जो होता है लाल रंग के प्रकाश में होता है, क्योंकि लाल रंग की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। इतनी बातें हो गई, तो प्रकाश की सारी बातें समझ गए आवश्यक पदार्थ में। अब दूसरी बात करें, जल। तो क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। आप रिएक्शन नहीं देखे उसमें, 6 अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, और 12 अणु जो है जल का चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों चाहिए, तो वही तो बोला जा रहा है जल। तो पौधे की जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं, और फिर जाइलम ऊतक के द्वारा अवशोषित जल को पौधों के सभी भागों में पहुंचाती हैं। अब जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। जल के साथ साथ अधिकांश खनिज लवण भी अवशोषित कर लिए जाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि जल के साथ साथ जो है खनिज लवण भी अवशोषित कर लेते हैं पेड़ पौधे। कैसे कर लेते हैं आपको पता होना चाहिए कि जल में ही तो क्या होंगे, मिनरल्स जो है डिजॉल्व होंगे। हम लोग जो पानी पीते हैं उस पानी में कुछ न कुछ मात्रा में खनिज तो होता ही है, तो बस वही खनिज होगा। अब चूंकि पौधे जब जल को अवशोषित करेंगे जड़ से, तो जल के साथ साथ क्या होता है कि कुछ मात्रा में उसमें खनिज लवण भी अवशोषित हो जाता है। अब खनिज लवण भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है, उसका नाम पता है आपको? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जो पत्तियों को ठंडक पहुंचाता है, क्योंकि आपको पता है सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरणें होती हैं। अब कंटिन्यू अगर पराबैंगनी किरणें सूर्य की प्रकाश जो है पौधों पर पड़ती रहेंगी तो पौधे गर्म हो जाने चाहिए, गर्म छोड़िए जलने भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है ये पर्णहरी में पाया जाता है, ये पौधों के पत्तियों को ठंडक पहुंचाती है, ठीक है। इससे जो है ये क्रिया जो होती है प्रकाश संश्लेषण वो तेज होती है। तो कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा धातु अहम भूमिका निभाता है? मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। जल आवश्यक होता है और सारी बातें आपकी इस पर लिखी हुई हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। अब बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको पता ही है कि भाई 3 चीज तो चाहिए ही चाहिए, प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो सामान्यतः सभी पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो पौधे होते हैं दिन में ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। स्थलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से, जबकि जलीय पौधे जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं। देखिए बच्चों, अब पौधे दो प्रकार के, एक जल में होंगे, एक स्थल पे होंगे। तो स्थल वाले कहां से प्राप्त करेंगे? स्थल वाले तो वायुमंडल में जो होता है वहां से प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो जल वाले हैं वो कहां से प्राप्त करेंगे? जो जल में घुला CO2 होगा, जल में घुला हुआ जो CO2 होगा वहां से प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो पौधे जो हैं जल और स्थल 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो जो स्थलीय पौधे हैं वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जो जलीय पौधे हैं जल में उपस्थित जल में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, ठीक है। देखिए, और रात में संचित भोजन जो है स्टार्च के पाचन में फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो रात में क्या होता है कि जो पौधे संचित भोजन किए रहते हैं उनको भी भोजन चाहिए, पौधों को भी ऊर्जा चाहिए। तो पौधे रात में क्या करते हैं कि उन्हीं भोजन का जो है पाचन करते हैं। जब पौधे रात में उन्हीं भोजन का जो पाचन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात में पौधों के पास नहीं सोना चाहिए।
पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, दिन में क्या होता है कि पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों छोड़ते हैं, तो कोई विशेष समस्या होती नहीं है। लेकिन रात में क्या होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय पौधों के पास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। क्लोरोफिल, ठीक है। अगला आवश्यक पदार्थ की बात करें, ठीक है, अगले आवश्यक पदार्थ की बात करें प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो कौन आता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत फायदेमंद है। अब क्यों फायदेमंद है, तो क्लोरोफिल तो सबसे पहली बात हरे रंग का होता है, और हरे रंग से देखिए हम लोग लिखे भी हैं। तो क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है, एक पिगमेंट होता है जो मुख्य रूप से पत्तियों में मिलता है, और जो पौधों के मुलायम तने होते हैं, मुलायम तना, ठीक है, उसमें भी आप देखते हैं देखने को मिलता है। केवल उन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है जहां क्लोरोफिल मौजूद होता है, ठीक है। क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान रखिएगा, जो क्लोरोफिल है ये सौर ऊर्जा को अवशोषित करेगा, सौर ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उन्हें रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट भी करता है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप शर्करा प्राप्त होता है। पत्तियों में अत्यंत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, लवक कहते हैं। लवक यानी प्लास्टिड, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके दो भाग होते हैं, द्रव भाग, द्रव भाग को कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है, जो पाया जाता है लिक्विड भाग उसे कहा जाता है स्ट्रोमा, और जबकि वलय जैसी संरचनाओं के समूह को कहते हैं ग्रेना। और ग्रेना थैलोफाइट से मिलकर बना होता है, जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ खास है नहीं आपकी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और ये चित्र आपको अगर बोर्ड एग्जाम्स में बनाना पड़ जाए, चित्र आप देख लीजिए और इसको आप लोग बना लीजिएगा। अब बात करें कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। भाई प्रकाश संश्लेषण कभी क्या हो सकता है, कभी हो सकता है कि बहुत तेज से हो, अब प्रकाश संश्लेषण ये भी हो सकता है कि बहुत धीरे धीरे हो, या ये भी हो सकता है ना हो। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, दो फैक्टर हैं, एक बाह्य कारक है, एक आंतरिक। तो बाह्य कारक में कौन है, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, प्राप्त खनिज हो गया, आदि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। ये हो गए बाह्य कारक, बाहर से, ठीक है। प्रकाश, तो आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा देता है। विद्युतीय प्रकाश में भी यह क्रिया संभव है। नीले व लाल प्रकाश में यह क्रिया तेजी से होती है, जबकि इंफ्रारेड प्रकाश में यह क्रिया धीमी हो जाती है। हरे रंग की प्रकाश किरणें पत्तियों में अवशोषित नहीं होती हैं, मतलब हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तापमान, अब तापमान की बात करें तो 10 से 35 डिग्री सेल्सियस प्रकाश संश्लेषण के लिए अति उपयुक्त माना जाता है। 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है। प्रत्येक 10 डिग्री तापमान में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 गुनी हो जाती है, किंतु 40 डिग्री के बाद और अधिकतर बढ़ने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। तो 10 से 35 तक बेटर होता है, ठीक है। अगर 40 के ऊपर चले गए तो फिर प्रकाश संश्लेषण जो है धीमी हो जाती है, ठीक। जल, तो जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, अर्थात जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण धीमी हो जाती है, क्योंकि जैविक क्रिया धीमी हो जाती है, ठीक है। अगला है खनिज, तो आयरन और मैग्नीशियम खनिज प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, क्योंकि उनकी कमी से पर्णहरिम की कमी हो जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण धीमी हो जाती है। आंतरिक कारक, तो पत्ती की संरचना, स्टोमेटा की स्थिति, संरचना, कोशिका में पर्णहरिम की मात्रा आदि जो है प्रकाश संश्लेषण से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये आ जाएगा आपके आंतरिक कारक में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसके लिए हम कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं, दवाओं का भी प्रयोग करते हैं, तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण से हमें और भी लाभ है, भोजन प्राप्त हो जाता है, पौधे वृद्धि करते हैं तो हमें ईंधन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और पौधों के प्रकाश संश्लेषण से हमें अनेक प्रकार के पदार्थ, भाई कपड़े जो हैं कहीं ना कहीं कॉटन पौधे से ही बना हुआ है, ठीक है। तो हमें अलग अलग प्रकार के पदार्थों की प्राप्ति भी जो है किससे होती है, प्रकाश संश्लेषण से ही होती है, तभी तो पौधे से ही मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और इसी प्रकार के वीडियो हम आपको लेकर आते रहेंगे, और मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।